हाँ जी, IAS 33 में ना एक लास्ट कॉन्सेप्ट है एक्सट्रैक्ट और डिस्क्लोजर। कभी कभी उसने एक्सट्रैक्ट पूछता है और हमें लगता है कि वो डिस्क्लोजर पूछ रहा है। वो किस तरह से वर्डिंग इस्तेमाल करता है। अगर क्वेश्चन IAS 33 से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पेपर में आ जाए, एक्सट्रैक्ट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट या वो कहे फाइंड बेसिक एंड diluted EPS to be disclosed in statement of profit or loss। ये भी एक्सट्रैक्ट है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि ये लफ्ज डिस्क्लोज लिखा हुआ है, डिस्क्लोज का मतलब डिस्क्लोजर्स नहीं है। डिस्क्लोज का मतलब है कि बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस एसओपीएल के अंदर कैसे शो होंगे। या एक बात ये है, फिर ये दूसरी बात खत्म हो गई। अब तीसरी बात पे है। तीसरी बात वो कहता है कि अगर वो कहता है प्रेजेंटेशन ऑफ बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर इसमें से कोई भी बात आ जाए तो सवाल का जवाब एक ही है। अगर वो कहे एक्सट्रैक्ट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर वो कहे बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस टू बी डिस्क्लोज्ड इन एसओपीएल, या वो कह दे प्रेजेंटेशन ऑफ बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये तीनों का जवाब एक ही है। डिस्क्लोजर कैसे पूछेगा? वो कहेगा डिस्क्लोजर अकॉर्डिंग टू IAS 33 ऑफ बेसिक ईपीएस एंड डाइल्यूटेड ईपीएस, को बाद में बताता हूं, या नोट्स ऑन बेसिक ईपीएस एंड डाइल्यूटेड ईपीएस, वो नोट्स के नाम से पूछेगा और ये इस तरह के ये नाम इस्तेमाल करता है। अब सबसे पहले ये किस जगह डिस्क्लोज होते हैं, किस जगह प्रेजेंट होते हैं? वैसे तो हिंट तो आपको मिल गया होगा शायद, ये एसओएफटी के अंदर डिस्क्लोज होंगे या प्रेजेंट होंगे या एसओपीएल के अंदर प्रेजेंट होंगे। ये मैंने लिख भी दिया हुआ है कहां पर ये प्रेजेंट होते हैं, एसओपीएल के अंदर। लेकिन आज तक आपने फाइनल अकाउंट पढ़ा, कहीं देखा है कि आपने एसओपीएल के अंदर लिखा हो? तो आपके इसके पहला पॉइंट लिखें, बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस presented in statement of comprehensive income, statement of comprehensive income as last line figure। सारी स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम बना के जब नेट टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम आ जाएगी उसके एंड पे लिखेंगे बेसिक ईपीएस इतना है, डाइल्यूटेड ईपीएस इतना है। लास्ट लाइन फिगर से क्या मुराद है? आपकी स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम कंप्लीट हो गई है, कंप्लीट होने के बाद नेट प्रॉफिट नेट कंप्रीहेंसिव इनकम आ चुकी है, आपके हिसाब से वो खत्म होगी। लेकिन अगर आप लोगों के पास ईपीएस का भी पार्ट है तो आपने उसके एंड पे लिखना है कि जी इस साल का बेसिक ईपीएस ये है और इस साल का डाइल्यूटेड ईपीएस ये है, वो आपने एंड पे आकर डिस्क्लोज करना है। दूसरी बात, बोथ बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस present
separately with equal prominence. आपने बेसिक और डिल्यूटेड ईपीएस को अलग अलग प्रेजेंट करना है। इक्वल प्रोमिनेंस का मतलब है उसकी अपनी हेडिंग देके और उसकी अपनी हेडिंग देके। ये नहीं कहना कि ये ज्यादा प्यारा है तो इसकी हेडिंग दे देते हैं, दूसरे की हेडिंग नहीं देते। मतलब अगर आपने एंड पे जाकर लिखना है तो बेसिक ईपीएस को इज इक्वल टू यहां पर अमाउंट और डाइल्यूटेड ईपीएस और उसकी अमाउंट। ऊपर नीचे लिखने का कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने लिखनी दोनों की हेडिंग अपनी बनानी है, अपनी अपनी एक टाइम और लाइन आइटम के साथ लिखना है। नंबर 3, अगर ड्यूरिंग द ईयर लिख लिया है तो लिख लो, फिर अगली बात करते हैं। करेक्ट। अगर ड्यूरिंग द ईयर आपके पास कोई पोटेंशियल शेयर होल्डर है ही नहीं, पोटेंशियल शेयर होल्डर मिसाल के तौर पर आपके पास ना तो कन्वर्टेबल बॉन्ड है, आपने सारे सीधे सीधे स्ट्रेट बॉन्ड इशू किए हैं, कन्वर्टेबल बॉन्ड किसी को दिए ही नहीं, ना आपने प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं लेकिन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं किए, आपने ऑप्शन नहीं इशू की, तो क्या उस साल डाइल्यूटेड ईपीएस होगा? ये अगर आपके पास कभी पहला ही एंटी डाइल्यूटेड आ जाए या क्वेश्चन के अंदर डाइल्यूटेड ईपीएस ना हो, कोई ना, फिर भी होगा, फिर आपका बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस सेम हो जाए। हाँ, क्या फिर भी अलग-अलग लिखेंगे? तब इट मे बी प्रेजेंटेड इन अ सिंगल लाइन आइटम बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस। कहता है अगर दोनों का आंसर एक है, एक दफा पेपर में सवाल आया भी हुआ है, उसके अंदर डाइल्यूटेड ईपीएस था ही नहीं, अब स्टूडेंट क्या लिख कर आए? बेसिक ईपीएस का आंसर लिख दिया, कहता है देयर इज नो डाइल्यूटेड ईपीएस, तो आई कैप ने तो मार देना उसको। आई कैप ने अपनी बुक के अंदर, अपने स्टैंडर्ड के अंदर ये लिखा हुआ है, कई दफा लिखा हुआ है कि भाई जिसका बेसिक ईपीएस नहीं होता उसका डाइल्यूटेड जिसका डाइल्यूटेड ईपीएस नहीं होता उसका बेसिक ईपीएस ही डाइल्यूटेड ईपीएस होता है। नहीं, एक ऐसे लिख देते हैं, इफ आगे लिखें, इफ diluted EPS not exist, then basic EPS is also a diluted EPS and presented in single line item as basic and diluted EPS is equal to, कहता है कि अगर आपका बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस सेम है तो फिर आप एक सिंगल लाइन, फिर दोनों को अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों को सिंगल लाइन के अंदर लिख सकते हैं। 3 बातें होगी। पहली बात कि इसको किस तरह से प्रेजेंट करते हैं जनाब, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम की लास्ट लाइन होती है ये, और दोनों को अलग अलग प्रेजेंट करना है विद इक्वल प्रोमिनेंस, और अगर दोनों हुई एक तो फिर सिंगल लाइन आइटम में इसको प्रेजेंट कर सकते हो। आखिरी बात, आपको पता है स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम के अंदर बजाते को 2 स्टेटमेंट होती हैं। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम के अंदर ना 2 स्टेटमेंट होती हैं, एक को बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, एक को बोलते हैं अदर कंप्रीहेंसिव इनकम। अगर आप पूरी स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम की बात करो ना, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम के अंदर पहले तो सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, नेट प्रॉफिट तक हमारा आता है एसओपीएल, फिर उसके अंदर ओसीआई ऐड किया जाता है, तो फिर हमारे पास रिजर्व सरप्लस ऐड किया जाता है, उसे बोलते हैं हम टोटल नेट कंप्रीहेंसिव इनकम, टोटल नेट। अब अगर चलो सेपरेटली आप बना रहे हैं, ओसीआई अलग बना रहे हैं, एसओपीएल अलग बना रहे हैं, तो बताओ
ईपीएस फिर किधर जाएगा? अगर तो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बना रहे हैं तो फिर तो नाम ही आ जाएगा जी, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में लास्ट लाइन आइटम लिख देंगे। अगर हम सेपरेटली एसओपीएल बना रहे हैं और सेपरेटली हम बना रहे हैं अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, तो फिर ये किस में जाएगा? सेपरेटली का मतलब ये होता है कि वो कहता है जी एसओपीएल बनाकर दिखाओ। अब एसओपीएल जब बनाएंगे तो फिर तो ओसीआई के अंदर उसके अंदर लिखते ही नहीं है, और ओसीआई को कहता है अलग से, मुझे कहता है जी ओसीआई बना कर दे। अगर हम ओसीआई सेपरेटली बना रहे हैं तो उसके अंदर तो हम एसओपीएल की चीजें नहीं लिखेंगे, तो फिर ये किसके हिस्से में आएगा? किसके हिस्से में आएगा? एसओपीएल के अंदर। हम ऊपर भी ऐसे लिख चुके हैं कि अगर ये एसओपीएल सिर्फ एसओपीएल बना रहे हैं तो क्या ये फिर आएगा? ये देखिए रीवैल्यूएशन सरप्लस अगर एसओसी बना रहे हैं तो उसमें आता है, क्योंकि एसक्यूज के अंदर तो एसओपीएल भी आता है और ओसीआई भी आता है। और अगर एसओपीएल बना रहे हैं तो फिर रीवैल्यूएशन सरप्लस नहीं आता। तो बिल्कुल ऐसे ही कि अगर वो कहता है, लिख ले बल्कि चौथा पॉइंट नंबर 4, if SOPL prepare separately, then EPS present in SOPL। फिर आपका ईपीएस चाहे वो बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस दोनों केस में प्रेजेंट होंगे एसओपीएल के अंदर। ठीक होगी बात? ये तो बात हमने की एक्सट्रैक्ट की, और एक्सट्रैक्ट से में क्या मुराद है? हमने नॉर्मल तरीके से बेसिक ईपीएस फाइंड करना है और डाइल्यूटेड ईपीएस फाइंड करना है, और उसको क्वेश्चन के अंदर कैसे लिखेंगे? हम यहां पर लिखेंगे एक्सट्रैक्ट ऑन एसओपीएल या स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, और फिर यहां पर लिख देंगे बेसिक ईपीएस। अगर कंपैरेटिव है तो 2 सालों का लिख देंगे, और अगर कंपैरेटिव नहीं है तो 1 साल का लिख देंगे। डाइल्यूटेड ईपीएस, ये जवाब आ जाएगा हमारा। यानी फाइंड वैसे ही करेंगे जैसे हम नॉर्मल करते हैं, सिर्फ प्रेजेंट करने का फिर ये तरीका बन जाएगा। आपको पता है ये चीजें ज्यादा प्रेजेंटेशन के स्टैंडर्ड होते हैं, स्टैंडर्ड्स के अंदर प्रेजेंटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो एक्सट्रैक्ट करे, वो कहे कि बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस की प्रेजेंटेशन बताओ, या वो कहेगा टू बी डिस्क्लोज्ड इन द एसओपीएल, तो ये डिस्क्लोजर नहीं होंगे बल्कि एक्सट्रैक्ट। अब आ जाए डिस्क्लोजर्स के ऊपर, फिर एक ही सवाल करते हैं, उसके डिस्क्लोजर भी बना लेंगे और उसके एक्सट्रैक्ट भी बना लेंगे। ओके यहां तक? अब अगर वो डिस्क्लोजर पूछेगा तो कहेगा नोट्स ऑन बेसिक ईपीएस एंड डाइल्यूटेड ईपीएस, या वो कहेगा डिस्क्लोजर्स related to IAS 33 include in the financial statement। एनालिसिस भी एक्सट्रैक्ट ही होते हैं। हाँ जी, सबसे पहले आ जाए जरा नोट्स या डिस्क्लोजर्स। नोट्स या डिस्क्लोजर्स to the financial statement related to IAS 33 या बेसिक ईपीएस एंड डाइल्यूटेड। अगर तो कंपैरेटिव है तो 2 सालों का बना लेना, और अगर कंपैरेटिव नहीं है तो 1 साल का बना लेना। सबसे पहले आपने लिखना है नेट प्रॉफिट या अर्निंग फॉर द ईयर। नेट प्रॉफिट या अर्निंग फॉर द ईयर। फिर इसमें एडजस्ट करोगे, मोस्टली हम लेस करते हैं, हम बड़ा लफ्ज क्या कर देते हैं? एडजस्ट। इसके अंदर अगर प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड शामिल है तो माइनस कर देंगे, अगर इसके अंदर कोई एरर है तो उसको ठीक कर देंगे। तो मोस्ट ऑफ द केसेस क्या करते हैं हम, इसमें से इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड माइनस करते होते हैं। तो यहां पर लिख देंगे लेस डिविडेंड, अगर होगा तो डिविडेंड ऑफ पी शेयर्स, और ये कौन सा पी शेयर्स होंगे, और अगर कोई और एरर है वो भी ठीक कर देंगे। तो हम यहां पर लिखेंगे
अर्निंग फॉर बेसिक ईपीएस, अर्निंग फॉर बेसिक ईपीएस। हाँ जी, उसके बाद नेक्स्ट हम इसमें एडजस्ट करेंगे, बल्कि ऐड ही करते होते हैं, इंक्रीज इन अर्निंग। इंक्रीज इन अर्निंग कब होता है भला? पोटेंशियल शेयर होल्डर की वजह से, वो रैंक के हिसाब से। कैसे ऐड करना है? रैंक के हिसाब से। जो पहले रैंक नंबर 1 होगा उसकी अर्निंग ऐड करेंगे, फिर रैंक नंबर 2 की अर्निंग ऐड करेंगे। अगर एंटी डाइल्यूटेड होगा तो उसकी अर्निंग ऐड जिस ऑप्शन के ऊपर, जिस रैंक के ऊपर एंटी डाइल्यूटेड होगा वो ऐड नहीं करनी। जब तक डाइल्यूटेड होगा वो सारी अर्निंग ऐड कर देनी है। तो आपने सीक्वेंस के हिसाब से लिख देना, जैसे मर्जी लिख देना। ऑप्शन होगा तो ऑप्शन की अर्निंग वो तो वैसे 0 होती है। फिर कन्वर्टेबल बॉन्ड की अर्निंग, और फिर कन्वर्टेबल पी शेयर्स। तो जो आप इंक्रीज इन अर्निंग फाइंड करते हो ये वही है। यहां पर लिखेंगे अर्निंग फॉर डाइल्यूटेड ईपीएस या अर्निंग यूज्ड इन डाइल्यूटेड ईपीएस, अर्निंग फॉर डाइल्यूटेड ईपीएस। ये एक पोर्शन कंप्लीट हो गया। हाँ जी, रेड इसलिए लिखा है क्योंकि इंक्रीज इन अर्निंग ना ये 3 हो सकती है, मेन पोटेंशियल शेयर होल्डर की। ठीक है, अर्निंग वाला पोर्शन हो गया। अब क्या आएगा? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। फिर इसके नीचे लिखेंगे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स या वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स फॉर बेसिक ईपीएस। ये कहां से फाइंड होगा भला? वो जो वर्किंग नहीं करते वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स की, ये वही वर्किंग है। वहां से आगे वर्किंग का रेफरेंस भी दे देंगे। अब इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स लिखते हैं, उसी तरह से ऐड कर देंगे इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स। ऑप्शन की वजह से होंगे तो ऑप्शन वाले ऐड कर देंगे, कन्वर्टेबल बॉन्ड की वजह से होंगे तो कन्वर्टेबल बॉन्ड की वजह से कर देंगे, और कन्वर्टेबल, यहां पर एक बात याद रखनी है, अगर किसी ऑप्शन पे एंटी डाइल्यूटेड आ जाएगा वो हमने यहां पर नहीं लिखना, क्योंकि अभी हमने जो हेडिंग लिख रहे हैं नीचे वो क्या लिखने लगे हैं? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर फॉर डाइल्यूटेड ईपीएस। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स फॉर डाइल्यूटेड ईपीएस, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स फॉर डाइल्यूटेड ईपीएस। अच्छा, ये इसमें कोई भी नई बात नहीं है, बस एक पेपर में इस तरह से हल करना है। अगर वो नोट्स या डिस्क्लोजर कहेगा, इसमें तो ईपीएस फाइंड ही नहीं करना जी। नहीं, इसमें ये एज इट इज यही है। अगर वो कहते हैं ना, क्वेश्चन दे देता है, कहते हैं इसके डिस्क्लोजर बनाओ, सबसे पहले आपने अर्निंग फाइंड कर लेनी। अर्निंग तो गिवन होती है, अर्निंग के अंदर आपने डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर्स का जिसको प्लस माइनस करना है वो एडजस्ट करना है। आपने कहना है कि ये अर्निंग कहां इस्तेमाल होनी है? बेसिक ईपीएस के। फिर इसके अंदर इंक्रीज इन अर्निंग वो वाली ऐड कर देनी है जिससे आपका जो ईपीएस है वो डाइल्यूट हो रहा है। अगर आपके पास 2 या 3 डाइल्यूटेड ईपीएस आ गया तो हमने कौन सा लेना है? सबसे जो कम होता है उसे बोलते हैं मोस्ट डाइल्यूटेड। क्या बोलते हैं? जो जिस डाइल्यूट, अगर सारे आपके पास 3 डाइल्यूटेड आ रहे हैं या 2 आ रहे हैं तो हमने कौन सा लेना होता है? लास्ट वाला। और लास्ट वाला सबसे कम होता है, वही ना, लास्ट वाला सबसे कम होता है। तो उसे वो अक्सर आपने देखा होगा कि वो लिखा होता है लफ्ज मोस्ट डाइल्यूटेड ईपीएस लेना है।
एंड इसके साथ वो सारी अर्निंग ऐड करेंगे, वो जो हम नॉर्मल डाइल्यूटेड ईपीएस फाइंड करने के लिए करते हैं ना अर्निंग, वो सारे तीनों अर्निंग फाइंड कर लेंगे, वो इंक्रीज इन अर्निंग वाला, बट ये ख्याल रखना है कि इसके अंदर वो अर्निंग ऐड ना हो जाए जिससे एंटी डाइल्यूटेड हो जाए। तो इसे हमें पहले फाइंड तो करना ही पड़ेगा डाइल्यूटेड और एंटी। फिर उसी तरह वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स भी बारी बारी ऐड कर देंगे। तो ये हमारे डिस्क्लोजर्स बन जाएंगे। और आपको पता है नोट्स और डिस्क्लोजर के अंदर हम इंक्रीज डिक्रीज ही लिखते होते हैं, आपने IAS 8 के अंदर भी पढ़ा। तो IAS 8 हो गया, IAS 33 हो गया, इनके रिमार्क्स बड़े गंदे होते हैं। वजह कि सवाल करना तो हर किसी को आता है, प्रेजेंट करना नहीं आता। वो जो चीज पूछता है ना उस अंदाज में जवाब दो। उससे डिस्क्लोजर पूछे तो डिस्क्लोजर, वो लिखता है नोट्स ऑन द बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस। अब बच्चे बेसिक ईपीएस फाइंड करके आ जाते हैं और डाइल्यूटेड ईपीएस फाइंड करके आते हैं। और मजे की बात यह है इस नोट्स के अंदर कहीं बता नजर आया बेसिक ईपीएस या डाइल्यूटेड ईपीएस? और 15 नंबर का सवाल हो गया तो 15 नंबर तो पूरे के पूरे गए ना। एक बात याद रखनी है, अगर आपकी प्रेजेंटेशन ठीक है, मतलब जो पूछा है उसी फॉर्मेट में लिखा है, आगे वैल्यूज गलत है, पेपर पास हो जाता है। आपकी वैल्यू सारी ठीक है, प्रेजेंटेशन ठीक नहीं है ना, तो प्रेजेंटेशन का मतलब है जो उसने पूछा हमने बताया ही नहीं। ओके, अब आ जाते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। एक पहले क्या, ताकि आपको एग्जांपल्स बेसिक ना करनी पड़े, उसको मैं खत्म करवा देता हूं, फिर पास पेपर तो हमने करने ही है सारे। अच्छा, ये आपने 4.1 पढ़ लेना है, ये सारी बातें आपको समझ लग जाएंगी। प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट IAS 33 स्टैंडर्ड के अंदर ये सारी बातें यहां तक मैंने आपको बता दी। डिस्क्लोजर्स रिक्वायरमेंट में मैंने आपको सारी बातें बता दी, ये आप लोगों ने एक दफा पढ़ लेना है, आपको पता चल जाएगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर। देखो, एबरार लिमिटेड हैड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 200 मिलियन and 156 million for the year ended 31st December 22 and 21। आपको 2 सालों का प्रॉफिट दे दिया। The detail of shareholder including potential, इसका मतलब है ये वाले जो शेयर्स हैं ये हमें डाइल्यूटेड के लिए इस्तेमाल होंगे। कहता है डिटेल ऑफ शेयर्स इंक्लूडिंग। अच्छा, मुझे याद दिला देना सवाल के बाद, मैंने अथोराइज शेयर कैपिटल के बारे में कुछ बताना है, बल्कि मैं पहले ही बता देता हूं ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। अथोराइज शेयर कैपिटल होता है जनाब, ये मुझे हमें ना उसमें स्टेटमेंट चेंज इक्विटी के अंदर डिस्कस कर लेना चाहिए था। अथोराइज्ड शेयर कैपिटल ये होता क्या है? जब भी कोई कंपनी बनाते हैं ना लोग, तो अपने वो जो सारा सेटअप और वो बनाते हैं रिपोर्ट जो उन्होंने जमा करवानी होती है SECP को रजिस्टर करवाने के लिए, तो वहां पर वो एक अथोराइज्ड शेयर कैपिटल लिखते हैं कि हम मैक्सिमम इतने नंबर ऑफ शेयर्स या इतनी अमाउंट के शेयर इशू करेंगे। क्या वो सारे इशू करते हैं? नहीं, वो पहले आधे 80% 70% इशू करते हैं, लेकिन वो एक लिमिट रखते हैं कि जनाब हमने मैक्सिमम, बाद में चेंज भी कर सकते हैं लिमिट, लेकिन फिलहाल अथोराइज्ड शेयर कैपिटल की क्या आती है, एक लिमिट रखी जाती है कि भाई हमने इतने नंबर ऑफ शेयर इशू करने हैं। ये वो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड बाय अ कंपनी। ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है? कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं है। ये सिर्फ यहां से आपको इतना फेस वैल्यू का पता चल सकता है कि 10 रुपए वाले शेयर्स हैं या 12 रुपए वाले हैं या 100 रुपए वाले। इसके अलावा ना इसकी कोई जर्नल एंट्री होती है। हाँ, एक चीज है कि ये कहा जाता है कि आप इसको फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर सिर्फ कहीं लिख सकते हो, मतलब वो कैपिटल वाला पोर्शन होता है ना हमारा इक्विटी वाला, वहां पर लिखकर 2 लाइनें लगा दो, इसको ना किसी में प्लस करना है ना किसी में माइनस करना है, सिर्फ लोगों को इतना पता चल जाए कि इतने नंबर ऑफ शेयर इशू कर सकते हैं मजीद। तो अथोराइज्ड शेयर कैपिटल का कोई रोल कैलकुलेशन में नहीं है। अक्सर बच्चों ने, ये पेपर में सवाल आया हुआ है ना, आपने भी कल किया होगा शायद, अक्सर लोगों ने इसको ब्रॉडर समझ लिया था।
तो ये ब्रॉड ऑन नहीं था, अथोराइज शेयर कैपिटल जस्ट एक इंफॉर्मेशन, ठीक है, नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। इसकी कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं है। यहां से क्या मैक्सिमम पता चल सकता है, फेस वैल्यू, बस। इसके अलावा हाँ वो कभी ये कह दे कि वो कह दे जी 10% ऑफ अथोराइज शेयर कैपिटल मजीद इशू की है, तो फिर अथोराइज का 10% ले लेंगे, वरना इसकी अपनी जाती कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं है। अगर ये लिखना भी आए तो फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर किसी नुक्कर में लिखकर 2 लाइनें लगा दो कि उसको इसके अंदर प्लस माइनस नहीं करना। वो नुक्कर कौन सी है, मोस्टली लोग इक्विटी से पहले लिख देते हैं, इक्विटी में लिखते हैं ना पहले कैपिटल फिर ऐड प्रॉफिट, तो शेयर कैपिटल से पहले लिख देते हैं अथोराइज कैपिटल और उसके लाइनें लगा देते हैं कि इसको प्लस या माइनस नहीं करना, ठीक है। तो ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन थी और वहां से आपको फेस वैल्यू का पता चलना था, बाकी कुछ भी नहीं करना है इसका, ठीक है। अथोराइज्ड के बाद होता है सब्सक्राइब्ड। अब सब्सक्राइब का मतलब क्या है कि जैसे उसने कहा जी सपोज 100 मिलियन के शेयर अथोराइज करवाए, 80 मिलियन के मार्केट में इशू कर दिए, वो पहले सब्सक्राइब करवा जाएंगे कि वो मार्केट में पब्लिक करेंगे जी हमारे शेयर खरीदे। अब कुछ लोग उनको सब्सक्राइब करेंगे, कुछ लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे। अब वो जब सब्सक्राइब कर लेते हैं, जैसे टोकन मनी जमा करवा दी, अगर उतने सारे शेयर्स हैं तो हर किसी को अपने अपने शेयर्स मिल जाएंगे। अगर सब्सक्राइब ज्यादा लोगों ने करवाए और नंबर ऑफ शेयर्स कम है तो फिर कुरानंदाजी होगी, जिसके हिस्से में जितने शेयर्स आएंगे उतने उनको मिल जाएंगे। तो जैसे आप लोग ने ये मोस्टली डीएचए के अंदर ऐसा होता है, जब डीएचए की सोसाइटी आती है ना तो कहते हैं कि जनाब डीएचए सोसाइटी बन रही है, जिसने इसमें प्लॉट लेना है टोकन मनी जमा करवाओ। अब वो बहुत सारे, मिसाल के तौर पर 1 लाख प्लॉट होता है ना, तो 10 लाख लोग जमा करवाते हैं टोकन मनी। अब सबको तो नहीं मिलना, अगर कुरानंदाजी होती है उस 10 लाख में से जिस 1 लाख का नाम निकल आएगा उसको प्लॉट अलॉट हो जाएगा, बाकी उनके पैसे गए। वो नॉन रिफंडेबल एक अमाउंट होती है, वो थोड़ी सी अमाउंट होती है, 3-1 रुपए या 4 या 5 हजार होती है अमाउंट, और वो लेकिन एप्लीकेंट इतने ज्यादा होते हैं कि वही करोड़ों में चली जाती है। मतलब नॉर्मल बात है 10-15 लाख रुपए 10-15 लाख एप्लीकेशन नॉर्मल है, तो अब खुद देख लो 10 लाख को 3000 से मल्टीप्लाई कर तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि कितनी अमाउंट करोड़ों में बन जाती है, लाखों में नहीं करोड़ों में बनती है। तो ये उनके कमाने के तरीकेकार है। मैं भी आपको तरीकाकार बता देता हूं, कल को अगर आप कंपनी बनाओ और आपकी कंपनी को कुछ पैसे चाहिए, आप ऐड दे दो कि आपके पास जॉब है और हर जॉब एप्लीकेंट के 300 रुपए फीस रख दो, वो जितने बंदे अप्लाई करेंगे आपको पैसे आ जाएंगे। तो फिर आपको उनको मैसेज कर देना कि तू पूरा उतरा ही नहीं है हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन के ऊपर, पैसा ही पैसा। लेकिन अगर आपने ऐसा करना तो मेरा हिस्सा याद रखना, मैं अप्लाई नहीं करूंगा। ये जब भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को पैसे चाहिए होते हैं ना, ये वैकेंसीज अनाउंस कर देते हैं। एक वैकेंसी होती है, 1 लाख एप्लीकेंट होते हैं, 500 रुपए के हिसाब से वो पैसे तो इकट्ठे कर लो, उनके महीने 2 सालों की बिजली की बिल उतर जाते हैं, गैस का बिल उतर जाता है। ये अक्सर ही देखते हैं आपके जनाब, इतनी सीटें और इतने एप्लीकेंट हैं। एमडी कैट तो चलो एक आम सी चीज है, एमडी कैट को तो वो कंसीडर ही नहीं करते। आगे जो जॉब्स के अंदर ना 10-10 लाख एप्लीकेशन होती हैं, 10 लाख एप्लीकेशन, एक कोई जॉब आ जाए, आप तो ऐसे ना 5-6 जॉब्स कर लो जनाब, स्वीपर भी चाहिए, फलाना वर्कर भी चाहिए, मैनेजर भी चाहिए, मैनेजर का 1000 रुपए रख दो, एक एप्लीकेशन का 700 रख लो, 500-300, जो गरीब है उसे कम लूटो, जो अमीर है उसे ज्यादा लूटो, पैसा ही पैसा। लेकिन इसको ना बड़े सेंसिबल तरीके से और रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ करना पड़ता है, लेकिन एक दफा कर लेना, फिर जब पैसा अच्छा खासा आ जाए तो फिर ना करना, बार बार जुर्म नहीं करते। टैक्स दे देना, क्या टैक्स में क्या, आपने 100 रुपए कमाया है तो उसमें 30 रुपए उनको दे दो, 70 रुपए तो आपके पास है ना, मिलजुल के खाया करो। हाँ हाँ, जायज नहीं होते, फिर वो जो आखिरत है ना उसके आप जिम्मेदार खुद होंगे, ठीक है। वहां पर जो चित्रालोजी प्रोग्राम होगा मैंने तो इसलिए कहा है ना कि ये जो मैंने ये नहीं बताया कि आपने करना है, मैंने ये कहा कि ऐसा होता है, ठीक है। मतलब ये
एडवाइस आपको नहीं दी, ये ऐसा होता है अक्सर, ये गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को जब पैसे चाहिए होते हैं ना, वो एक वैकेंसी अनाउंस कर देते हैं और उसके ऊपर वो धड़ाधड़ 300 रुपए 500 रुपए के हिसाब से वो आ जाते हैं, बाद में किसी को क्या पता। कैमरे की आंख देखी आपको? नहीं, वो सबको पता है, ये नहीं, आर्मी के बारे में मैंने कुछ नहीं कहा। नहीं, अब हमारी आर्मी अच्छी हो गई है, अच्छी तो पहले ही थी और अच्छी हो गई है। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। अथोराइज शेयर कैपिटल पता चल गया। अथोराइज शेयर कैपिटल के अंदर क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, ठीक है। मतलब वो एक इंफॉर्मेशन होती है जो आपको क्या बताती है कि भाई इतने मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर जिसने इशू करने हैं इस कंपनी ने, और उसमें से जितने इशू होते हैं वो हमें पता चल जाता है। हाँ जी, तो डिटेल ऑफ द शेयर इंक्लूड एंड पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर। 100 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स आपके ऑर्डिनरी शेयर्स हैं 10 रुपए के हिसाब से। दीज शेयर्स आर इशूड सिंस इनकॉर्पोरेशन, कहता है जब से आप बने हो तब से यही चल रहे हैं। 20 मिलियन 8% कम्युलेटिव 20 रुपए, ये भी सिंस इनकॉर्पोरेशन। लेकिन आज 2022-21 है, ये 2025 है, इसका मतलब है 2025 में कन्वर्ट हो सकते हैं 2 ऑर्डिनरी शेयर्स के अंदर, 1 P शेयर इनटू 2 ऑर्डिनरी शेयर्स। 4 मिलियन शेयर्स वर इशूड 1 जनवरी 22 which can be exercised। कहते हैं शेयर ऑप्शन है, क्या है? शेयर ऑप्शन है। कब शेयर ऑप्शन इश्यू हो रही है? 1 जनवरी 22 को। इसका मतलब है 2021 में तो इसका रोल ही नहीं होगा ना, 2021 में हमने वो ऑप्शन वाला मामला नहीं आएगा। which can be exercised at a future date at the exercise price है 20 पर शेयर और एवरेज मार्केट प्राइस है 40। एक बात पूछूं, कौन बताएगा? ये बताएं कि ऑप्शन एक्सरसाइज, बोलना नहीं है किसी ने, जिससे पूछे वो ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे या नहीं। इस सवाल के अंदर आपको बताया था ना कि एक केस ऐसा आता है जिसमें ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं भी करते। रानिया, इस सवाल के अंदर ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे या नहीं, ये लास्ट लाइन पढ़ के बताएं। ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे या नहीं? यही इसमें बताया करनी है या नहीं करनी, कहानी नहीं सुनानी। ऑप्शन एक्सरसाइज करनी है या नहीं? हाँ जी, ऊंचा मुकद्दस जैनब, नहीं करेंगे? करेंगे। अच्छा, अब बताएं कि कब करते हैं और कब नहीं करते। अच्छा, हाँ, फेयर या एवरेज मार्केट प्राइस कहते हैं, फेयर प्राइस या एवरेज, मेन वो ज्यादा एवरेज मार्केट। अच्छा, अब देखें, अगर एक्सरसाइज प्राइस कम है तो कर लो, अगर एक्सरसाइज प्राइस ज्यादा है तो ज्यादा प्राइस कौन एक्सरसाइज करेगा? अब ऐसे देख लो ना, अगर आपने बाकी चीज याद ही रहती, आप किसको देख लो? एक्सरसाइज प्राइस को। अगर एक्सरसाइज प्राइस ज्यादा है तो ना करो ऑप्शन, तो फिर वो खत्म कर देंगे, हम कहेंगे ऑप्शन एक्सरसाइज ही नहीं की। और अगर एक्सरसाइज प्राइस कम है तो फिर एक्सरसाइज कर लो। तो इसमें क्योंकि एक्सरसाइज प्राइस 20 है और फेयर मार्केट प्राइस 40 है, तो इसलिए इसको हम इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लेंगे। ओके होगी बात? अब जरा सवाल के अंदर पूछता क्या है, कहता है शो प्रेजेंटेशन ऑफ बेसिक ईपीएस एंड डाइल्यूटेड ईपीएस। यहां तक क्या पूछ रहा है? एक्सट्रैक्ट। फिर आगे कहते हैं एंड प्रिपेयर डिस्क्लोजर नोट फॉर ईपीएस इन अकॉर्डेंस विद IAS 33। ये क्या पूछ रहा है? नोट्स। फिर आगे क्या कहता है? इंक्लूडिंग, इसका मतलब है पिछले साल को भी साथ लेकर चलना है और 2 साल की मना है। तो पहले तो हम 2020 की बेसिक 2021 की बेसिक ईपीएस फाइंड करेंगे और फिर 2022 की बेसिक ईपीएस, फिर दोनों के लिए डाइल्यूटेड ईपीएस। ठीक होगी बात? अब इसमें टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है, कुछ वर्किंग हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं
आपके पास 2021 का जो प्रॉफिट है वो कितना है? 200 है। अब इसके अंदर क्या ये जो 20 मिलियन 8% कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर इसकी एडजस्टमेंट कोई होनी है या नहीं? इनका डिविडेंड माइनस करेंगे क्योंकि, हाँ जी सॉरी क्या कह रहे हो? हाँ जी, अच्छा अगर मैंने कहा था ना कुछ बताया हो तो क्या कंसीडर करना चाहिए? इररिडीमेबल ज्यादा बेहतर ऑप्शन। इररिडीमेबल वैसे तो रिडीमेबल आप कह सकते हो, लेकिन आई कैप ज्यादातर इसको इररिडीमेबल करता है, कभी कभार बहुत रेयर केसेस है जिसमें इसको वो रिडीमेबल कहते हैं। तो आपके पास 8% कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं, 20 मिलियन अमाउंट है या नंबर ऑफ शेयर्स हैं? तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 8%। तो जनाब इधर भी 32 माइनस कर दो, इधर भी 32 माइनस कर दो। उसकी वजह क्योंकि ये दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है, क्योंकि ये सेल्स इनकॉर्पोरेशन है। ओके की बात, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स कितने हैं? लो जी आपके पास हो गया, ये आ गया 1.68। सही कम्युनिटी के लिए होता है ना, जो ज्यादा इसमें करते हैं कि हम इररिडीमेबल नहीं लेना, ये फिर जो कन्वर्टेबल है उसके लिए तो रिडीमेबल। कन्वर्टेबल का तो मतलब सिंपल इतना होता है कि फ्यूचर में इसको हमने ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट करना है या नहीं करना। अदरवाइज ये रिडीमेबल भी हो सकते हैं कन्वर्टेबल, और इररिडीमेबल भी हो सकते हैं। कम्युनिटी के लिए इररिडीमेबल हो सकता है प्रेफरेंस शेयर, नहीं जरूरी नहीं है। तो फिर उनका कोई इसकी एप्लीकेशन नहीं बनेगी। नहीं बिल्कुल, देखे ना जब भी वो रिडीमेबल देता है ना वो साफ साफ बता रहा होता है फिर क्या कि इसने रिडीम हो जाना, उसका तो कुछ भी नहीं करते, उसका नहीं करेंगे, उसका डिविडेंड नहीं। वो आज छोड़ते हैं, ऐसे इतनी कन्वर्टेबल के लिए हम लोग दोनों ही कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, और अगर कुछ नहीं बताया कम्युनिटी में तो फिर हम इररिडीमेबल लेते हैं। चलें जी, और इसका कितना आंसर आ गया? 156 माइनस 32 डिवाइड बाय 100 1 पॉइंट, ये आपका बेसिक ईपीएस आ गया। और आपको पता है बेसिक ईपीएस हमें चाहिए होता है प्रेजेंटेशन के अंदर, एक्सट्रैक्ट के अंदर। अब अगली बात हम करते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस की। अब डाइल्यूटेड ईपीएस 2022-21 में तो एक है, वो ये वाला 2021 में एक है, और 2022 में दो है, क्योंकि 2022 में ऑप्शन भी है और 2022 के अंदर वो तो पी शेयर तो है ही है। तो आपने इसके लिए अपनी अपनी वर्किंग अलग अलग कर लेनी है। देखिए क्या फाइंड क्या क्या करते होते हैं 2022 और 2021। पहले 2021 को देखते हैं। इंक्रीज इन अर्निंग, बताओ इंक्रीज इन अर्निंग कितना होगा? 32। इंक्रीज इन शेयर्स, हाँ जी इंक्रीज इन शेयर्स क्या होगा? इंक्रीज इन शेयर्स कितने में कन्वर्ट कर रहा है? कहते हैं 1 प्रेफरेंस शेयर इज कन्वर्टेबल इनटू 2 ऑर्डिनरी शेयर्स, 20 मल्टीप्लाइड बाय 2 बाय 1। और ये देखना होता है कि हमने किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। इंक्रीज इन 32 डिवाइड बाय 40 डाइल्यूटेड। अभी 2021 को पूरा कर लें, क्योंकि 2021 में तो है ही एक ही मामला। अब बताएं 2021 में डाइल्यूटेड, उसने कह दिया डाइल्यूट हो रहा है, तो डाइल्यूटेड ईपीएस आएगा कैसे? अर्निंग में अर्निंग ऐड और नंबर ऑफ शेयर्स में नंबर ऑफ शेयर ऐड। अर्निंग उसकी कितनी है? 124 प्लस 32 डिवाइडेड बाय ऑर्डिनरी शेयर्स कितने थे? प्लस 1.11, ये आपका डाइल्यूटेड ईपीएस। अच्छा वहां पर वही वाली अर्निंग एस्टेज लेनी होती है जो बेसिक ईपीएस के अंदर इस्तेमाल करते हैं, नेट प्रॉफिट नहीं ले लेना कहीं। जो अर्निंग बेसिक ईपीएस में इस्तेमाल हुई है जो जवाब वही वाला आगे लेना। 156 माइनस 32 किया था, अब यही तो 32 सेव हो जाएगा,
अब आ जाए 2022 में, ये तो हो गया। अब चलते हैं 2022। 2022 के अंदर क्या होगा जी? 2022 में दोनों में लिखना है, पहले इंक्रीज, ऑप्शन लिख लें पहले चाहे, इंक्रीज इन अर्निंग 0, इंक्रीज इन शेयर्स, फार्मूला कितने ऑप्शन के अंदर है शेयर्स? 4 मिलियन, 4 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 40 माइनस 20 डिवाइड बाय कितना? 2। इंक्रीज इन ईपीएस, और उसके लिए दोबारा वही करेंगे जो पहले फाइंड किया हुआ है। तो रैंक किसका पहले आएगा? ऑप्शन का रैंक 1, और 2022 के लिए यहां तक है, 2022 के लिए इतना डाटा इस्तेमाल होना है। ये हो गया रैंक 2। अब उसी तरह से फाइंड करो। पहले हम फाइंड कर लेते हैं कि जनाब रैंक 1 के साथ ऑप्शन, हाँ जी, फाइंड करें जरा डाइल्यूटेड ईपीएस। कैसे फाइंड करना है? 2022 का मुझे प्रॉफिट बताओ कितना है? 168 टू 168। अर्निंग में अर्निंग ऐड, अर्निंग में अर्निंग ऐड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर कितने थे? 100 मिलियन में 2 मिलियन ऐड, 1 पॉइंट डाइल्यूटेड या नॉट डाइल्यूटेड? देखिए ना, बेसिक ईपीएस के अंदर कितना प्रॉफिट इस्तेमाल किया था? 168। अर्निंग में अर्निंग ऐड की, नंबर ऑफ शेयर्स में नंबर ऑफ शेयर्स ऐड किए, फिर रैंक नंबर 2 पे आए। हाँ जी, अर्निंग में अर्निंग ऐड 168 प्लस डिवाइड बाय 12 प्लस इसमें नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 40। तो ये पता है ना, हमने लास्ट ईयर का हमने लेना था, लास्ट रैंक का डाटा लेना होता है आगे। 102 1.4 डिल्यूटेड या नॉट डिल्यूटेड? तो बताओ हमने कौन सा डिल्यूटेड लेना है? जो मोस्ट डिल्यूटेड है 1. सवाल आपका ये वर्किंग सारी हो गई। अब आपने जो प्रेजेंटेशन बनानी है ना, सबसे पहले, बल्कि मैं अब यहां से बता देता हूं क्योंकि टाइम खत्म हो गया। ये देखिए, सबसे पहले क्या लिखा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। आगे क्या लिखा हुआ है? बेसिक ईपीएस उसने लिखा, फिर डिल्यूटेड ईपीएस दोनों सालों का लिखा। डन, मतलब पिछले साल का भी डिल्यूटेड। ये आपका एक्सट्रैक्ट बन गया। अब आ जाए नोट्स के ऊपर। देखिए, पहले उसने दोनों की अर्निंग लिखी, फिर डिविडेंड दोनों का माइनस करके लिखा अर्निंग फॉर कैलकुलेशन ऑफ, फिर अर्निंग ऐड कर दी दोनों की, तो क्या लिखा? अर्निंग फॉर कैलकुलेशन ऑफ, वही फॉर्मेट है ना सारा। और आगे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स की हेडिंग देंगे, और पहले बेसिक ईपीएस के शेयर्स, फिर उनके बारी बारी ऐड करके शेयर्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ डाइल्यूटेड। ठीक है, ये सवाल भी आपने कर लेना है। और सवाल क्या, अब ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने इसके करने हैं पास पेपर। आपकी जो प्रॉब्लम्स है ना क्वेश्चन नंबर 26 तक, वो मैं कल बताऊंगा। तो जो आपने करना है, ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है दोबारा, और आगे 6 के बाद करना है 27 और 28। 2 सवाल दिए, बहुत काम है ना, कल हमारा टेस्ट भी है 3 चैप्टर्स का। तो मैंने कौन सा पूरा चैप्टर दे दिया है? 2 सवाल दिए हैं बस। 27 प्लस 28, और ये एग्जाम्पल नंबर कौन सी है? कल जो भी परेशानी होंगी फिर इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे इसको, और अगले 2 दिन हमने इसकी करना है।